जहां एक तरफ ईरान में बिना घुसे तबाही मचा सकेगा इजराइल और ऐसा इंतजाम कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ आईएमएफ ने अचानक से भारत के पड़ोसी को दे दिया है बड़ा वाला झटका। एक ऐसी शर्त जिसे पूरा नहीं कर पाएगा पाक। क्या जिनपिंग से शहबाज शरीफ का मिलना भारी पड़ा है? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इजराइल ने एक ऐसे हथियार को विकसित करने का खुलासा किया है जिसके बाद उससे कट्टर दुश्मन ईरान की परेशानी बढ़ने वाली है। इस हथियार की मदद से इजरायली एयरफोर्स ईरान में घुसे बिना ही वहां तबाही ला सकती है। इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री ने 6 जून को बताया है कि उसने एक और छोटी बैलिस्टिक मिसाइल विकसित करने में सफलता हासिल की है जिसे F-16 विमान से लॉन्च किया जा सकता है। IAIA की इसे एयर लोरा नाम दिया गया है। यह प्रतिष्ठित लोरा मिसाइल का हवा से लॉन्च किया जाने वाला वर्जन है। मिसाइल बर्लिन में ILA 2024 प्रदर्शनी में पहली बार प्रदर्शित किया गया। मिसाइल की क्षमताओं को दिखाने वाली तस्वीरों और वीडियो के साथ ही IAI ने इसके बारे में कुछ जानकारी भी साझा की है जिसे अब तक जारी नहीं किया गया था। इजरायली मीडिया में IAI के हवाले से बताया गया कि एयर लोरा एक लंबी दूरी की हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल है जिसे कमांड सेंटर, वायुसेना के ठिकानों और बुनियादी ढांचे और घने तटीय इलाके में नौसेना के जहाजों जैसे लक्ष्यों पर हमला करने के लिए विकसित किया गया है। IAI के बयान में कहा गया कि विभिन्न प्रकार के मजबूत वॉरहेड के साथ एयर लोरा वायुसेना को दुश्मन की रेंज में गए बिना ही उसके ढांचे को तबाह कर सकती है। इसमें एडवांस INS GNSS नेविगेशन और मजबूत एंटी जैमिंग क्षमताओं से लैस है जो इसे खराब मौसम और अत्यधिक विवादित युद्ध क्षेत्र में संचालन की असाधारण क्षमता प्रदान करता है। इसके साथ ही इस मिसाइल को चलाना बेहद आसान है। IAI के अनुसार सुपरसोनिक गति और GNSS एंटी जैमिंग प्रणाली की वजह से एयर लोरा की मिशन सफलता दर बहुत उच्च है। मिसाइल GPS और INS सिस्टम के जरिए लक्ष्य तक पहुंचती है। ये हवा में चलते हुए 90 डिग्री के कोण से मार सकती है जिसके कारण इसे रोकना बेहद कठिन है। इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री ने मिसाइल की कीमत का खुलासा नहीं किया है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट में जमीन से लॉन्च की जाने वाली लोरा मिसाइल की कीमत $10 लाख बताई गई है। ईरान के खिलाफ ये सारी तैयारियां किया जा रहा है ताकि इजराइल के अंदर तबाही मचे और इजराइल पहले से ही इन सब की तैयारी, इन सब का काट शुरू रख रहा है। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो अब आपको समझ में आ जाएगा कि पाकिस्तान ने अपने सुर अचानक से क्यों बदले और पाकिस्तान भारत के साथ अर्थव्यवस्था को अच्छा क्यों करना चाहता है। ये सब कुछ अचानक से नहीं हुआ है क्योंकि कंगाली से जूझ रहे पाकिस्तान को IMF से बड़ा झटका लगा है। कर्ज को लेकर IMF के साथ चल रही पाकिस्तान की एक और दौर की बातचीत बिना किसी नतीजे के खत्म हो गई है। पाकिस्तान के मीडिया आउटलेट ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार आयकर की दरों और कृषि तथा स्वास्थ्य क्षेत्र की वस्तुओं पर टैक्स को लेकर सहमति नहीं बनी जिसके बाद IMF ने बातचीत रोक दी। ट्रिब्यून ने कहा है अपनी रिपोर्ट में कि वेतनभोगी और गैर वेतनभोगी करदाताओं से 4.67 लाख रुपए से अधिक मासिक आयकर पर 45% टैक्स के लिए जाने को लेकर चर्चा चल रही है। इस समय पाकिस्तान में 5 लाख रुपए से अधिक की मासिक आय पर 35% का टैक्स लागू है और IMF पाकिस्तान के ऊपर जिस तरीके की शर्तें लादना चाह रहा है, पाकिस्तान सरकार उसे मानती है तो जनता के भारी गुस्से का सामना करना पड़ेगा। बातचीत के दौरान IMF अगले बजट में निर्यातकों पर टैक्स बढ़ाने का दबाव बना रहा है जिस पर पाकिस्तान सरकार सहमत है। इस साल निर्यातकों ने 86 अरब रुपए का भुगतान किया जो कि वेतनभोगी कर्मचारियों के टैक्स से ही 280% कम है। पाकिस्तान ने एक निश्चित आय सीमा से अधिक पेंशन पर भी टैक्स लगाने की इच्छा
IMF के सामने जाहिर की है। पाकिस्तान ने शुक्रवार को कराधान और ऊर्जा क्षेत्र में संबंधित लंबित मुद्दों पर भी चर्चा की। सूत्रों ने कहा कि दोनों पक्ष आयकर सीमा, वेतनभोगी गैर वेतनभोगी दरों के विलय और व्यक्तियों के अधिकतम आयकर पर अपने मतभेदों को हल नहीं कर सकी है। IMF ने वेतनभोगी, गैर वेतनभोगी और अन्य आय से संबंधित स्लैब को एक में मिलाने पर जोर दिया। सरकार ने कर योग्य आय की वार्षिक सीमा को 9 लाख रुपए तक बढ़ाने का प्रस्ताव दिया, जिस पर IMF ने अधिकतम आयकर की दर को 35 से बढ़ाकर 45 की मांग की। हालांकि पाकिस्तान सरकार वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए अधिकतम 45% बढ़ाने को तैयार नहीं है, लेकिन कर योग्य आय को मौजूदा 6 लाख रुपए रखने के लिए लचीलापन दिखाया गया है। कहा जा रहा है कि IMF को मनाने के लिए पाकिस्तान की सरकार गैर वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए टैक्स दर को 45% तक बढ़ाने को तैयार है, लेकिन वो वेतनभोगी कर्मचारियों को इस स्लैब से अलग रखने की मांग कर रही है। पाकिस्तान सरकार का कहना है कि गैर वेतनभोगी व्यवसायी खर्च को छोड़कर कर चुकाते हैं, जबकि वेतनभोगी करदाता अपनी सारी आय पर टैक्स देता है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अभी तक वेतनभोगी वर्ग पर टैक्स बोझ बढ़ाने के लिए तैयार नहीं थे। अब पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है, उस इकोनॉमी के बीच में अगर ये सब कुछ हो रहा है तो ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका है। और अब आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ रही होगी कि अचानक से अमेरिका से और भारत से अच्छे रिश्ते, अच्छे आर्थिक स्थिति की बात क्यों करने लगा है पाकिस्तान। अब पाकिस्तान को लग रहा होगा कि सबसे बड़ा बेवकूफ़ मैं ही हूँ। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने भारत के साथ कट्टर वाली दुश्मनी निभाई और चारों तरफ फंसा रह गया। पर अगर बात करें मालदीव की, तो स्क्रीन पर तस्वीरें देख रहे हैं। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी से शपथ ग्रहण कार्यक्रम में दिल्ली पहुंचे मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू का गर्मजोशी से इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर स्वागत किया गया है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू, जिन्होंने पिछले साल नवंबर में राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी, वो देश की बागडोर संभालने के बाद पहली बार भारत आए हैं। हालांकि अभी तक मालदीव को लेकर रिवाज यही था कि राष्ट्रपति बनने के बाद देश के नेता का पहला दौरा भारत का होता था, लेकिन मोहम्मद मुइज़ू ने इस प्रथा को बदल दिया और उन्होंने पहली विदेश यात्रा तुर्की को चुना। मोहम्मद मुइज़ू तुर्की के बाद जलवायु सम्मेलन में भाग लेने UAE जा चुके हैं, फिर वो चीन की यात्रा भी कर चुके हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी के फिर से चुने जाने पर मुइज़ू ने एक्स पर कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के नेतृत्व वाले NDA को 2024 के भारतीय आम चुनाव में लगातार तीसरी बार सफलता मिलने पर बधाई। मैं दोनों देशों के लिए साझा समृद्धि, स्थिरता की तलाश में हमारे साझा हितों को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने के लिए तत्पर हूं। जिसके जवाब में भारतीय प्रधानमंत्री ने लिखा कि मालदीव हिंद महासागर क्षेत्र में भारत का मूल्यवान साझेदार और पड़ोसी है। मैं भी द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और आपसी सहयोग को बढ़ाने के लिए उत्सुक हूँ। मुइज़ू की यात्रा ऐसे समय में है जब नवंबर में उनके राष्ट्रपति पद संभालने के बाद से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों में काफी गिरावट आई है और राष्ट्रपति बनने के बाद मुइज़ू ने भारत सरकार ने मालदीव में तैनात भारतीय सैनिकों को वापस ले जाने का अनुरोध किया था, जिसके बाद दोनों देशों के बीच बैठक के बाद भारत ने अपने लोगों को वहां से बुला भी लिया था। अब पाकिस्तान ये देखकर सोच रहा होगा कि देखो यही सही रह गया, भारत के साथ इसने दोस्ती भी रख ली और इसका काम भी बनता चला गया, हम तो चारों तरफ में फंस गए। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।